नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में जारी सियासी बयानबाजी की, युवाओं को पीएम मोदी के संदेश की, जानेंगे नीतीश सरकार पर क्यों बरसी कांग्रेस और भारत चीन वार्ता में क्या रहा खास, और आखिर में बात ऑटो सेक्टर की खस्ता हालत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। इंडिया न्यूज समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट में शामिल हुए पीएम। बोले रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ईयू से निवेश के साथ तकनीक की भी भारत को जरूरत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ आने को लेकर तैयारियां जोरों पर। इसी हफ्ते कॉल हाउस में शिफ्ट होगा सामान। 1 अगस्त तक प्रियंका को दिल्ली के लोधी मार्ग के सरकारी आवास को करना है खाली। रिलायंस जियो में निवेश के बाद बोले गूगल सीईओ, करोड़ों लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए डील। रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करके हमें बेहद गर्व है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 19 अंक की तेजी के साथ 36,051 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 11 अंकों की तेजी के साथ 10,618 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी नाटक चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में तनातनी इतनी बढ़ गई कि पार्टी ने अपने डिप्टी सीएम पर कड़ा एक्शन लिया और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक इंटरव्यू में अपनी शिकायत सामने रखी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले क्या रहा खास राजस्थान में आज का सियासी घटनाक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद पार्टी ने उनकी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी है और उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस भेजा है, जिसका जवाब शुक्रवार तक दाखिल करना होगा। वहीं राजस्थान में पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट का ताजा बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बीजेपी में जाने की सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। पायलट ने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस में है और फिलहाल बीजेपी में नहीं जा रहे। जहां तक सरकार गिराने की बात है तो ये करना गलत है। मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसा क्यों करूंगा। इससे इतना साफ हुआ कि पायलट अपनी पार्टी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी सीएम अशोक गहलोत से है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर उन पर कटाक्ष किया है। सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री खुद ही डील कर रहे थे। जो लोग सरकार गिराने की रणनीति बना रहे हैं वही लोग सफाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया से जब फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो पार्टी सबके साथ मिलकर बैठेगी और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि वे भाजपा में नहीं जा रहे। पायलट ने कहा कि मेरे भाजपा में जाने की खबर केवल अफवाह है। कुछ लोगों द्वारा मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब पायलट तो साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, लेकिन पार्टी उनको और उनके समर्थक विधायकों को किस रूप में स्वीकार करती है, ये देखना होगा। वहीं पायलट पार्टी को लेकर किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी और राजस्थान की राजनीति में बीजेपी का अलग कदम क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, राजस्थान में अब भी सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ सचिन पायलट सीएम गहलोत पर बरस रहे हैं तो वहीं गहलोत भी पायलट को जवाब दे रहे हैं। सचिन ने यह भी साफ किया है कि वो अब भी कांग्रेसी हैं और बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी शिकायत उन्होंने पार्टी के नेताओं के सामने रखने की जगह पब्लिक फोरम पर व्यक्त की है। क्या ये पायलट का सही कदम है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, एक पुरानी कहावत है कि जहां 4 बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे ही। यानी ऐसा कोई कुनबा नहीं होता जहां सदस्यों में कभी किसी बात पर मनमुटाव ना हो, लेकिन इस वजह से घर के मसलों को चौराहे पर नहीं लाया जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर उसका तमाशा बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। फिलहाल राजस्थान में यही तमाशा चल रहा है। सचिन पायलट नाराज हैं या खुश हैं ये तो सबको 1.5-2 वर्षों से पता था ही, लेकिन फिर भी इसमें किसी तीसरे को बोलने का मौका इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि अपनी नाखुशी के बावजूद उन्होंने खुलकर इसकी शिकायत अब तक नहीं की थी। मगर बीते कुछ दिनों से राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही सरकार और संगठन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। अपनी लड़ाई को सत्य की, आत्मसम्मान की और जनसेवा की बताकर उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि अशोक गहलोत सरकार न सत्य की रक्षा कर रही है, न आत्मसम्मान की और न ही अपने वादों को पूरा कर रही है। उनकी इस नाराजगी का फायदा भाजपा ने उठाने की कोशिश की, लेकिन जब पायलट ने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे तो
तो भाजपा फिलहाल शांत बैठी तमाशा देख रही है। यह अच्छी बात है मीनाक्षी कि अपनी विचारधारा को तरजीह देते हुए पायलट ने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत पार्टी फोरम में न रख करके एक इंटरव्यू के जरिए व्यक्त की है। इस तरह कांग्रेस का अंदरूनी तनाव अब पब्लिक फोरम में आ गया है। सचिन पायलट अगर अपनी शिकायतों को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनका समाधान पार्टी आलाकमान के पास ही है, लेकिन इंटरव्यू में अपनी बातें कहकर गहलोत से मनमुटाव को जताकर सचिन पायलट ने यह संकेत भी दे दिए हैं कि अब उनका और कांग्रेस का अधिक दूरी तक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुलेआम अपनी पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। इसे न राजनीति में वफादारी कहते हैं और न ही निजी जीवन में। खैर, कांग्रेस की सरकार पर फिलहाल कोई आंच नहीं है, लेकिन उसे आइंदा के लिए इस तरह की चिंगारियों से सावधान रहना होगा। वहीं सचिन पायलट को भी सोचना होगा कि उनके इस नाराजगी भरे अंदाज से वो अपने विरोधियों को कितना डरा पाए हैं। वो भाजपा में नहीं जाएंगे या कांग्रेस में साइडलाइन कर दिए जाएंगे तो क्या नई पार्टी बनाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा वो कर पाएंगे? क्या इससे वो राजनीतिक रूप से दमदार रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की आयोग से छुट्टी हो गई है। अशोक लवासा अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि अपने कार्यकाल से पहले ही अशोक लवासा को निर्वाचन आयुक्त का पद क्यों छोड़ना पड़ा है। अशोक लवासा, जी हां, वही निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव आदर्श आचार संहिता के मामले में क्लीन चिट देने का विरोध किया था। क्या लवासा को अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्योंकि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद लवासा के परिवार के 3 सदस्य पर जांच शुरू कर दी गई। उन पर आय से अधिक संपत्ति और उसकी जानकारी नहीं देने का आरोप लगा था। अब चुनाव आयुक्त के पद से लवासा की छुट्टी कर दी गई है। अशोक लवासा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, उनका 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा हुआ था और जल्दी ही उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया जाना था। ऐसे में चुनाव आयोग से उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई? आपको बता दें, अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में ज्वाइन किया था। उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में रिटायर होना था, लेकिन इससे पहले ही एडीबी में उनकी नियुक्ति कर दी गई। एडीबी में उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप भारत सरकार की सिफारिश पर मिला है, ऐसी जानकारी सूत्रों की तरफ से आ रही है। हालांकि इस संबंध में जब अशोक लवासा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देश में हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर अशोक लवासा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते तो ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती। फिलहाल लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निजी क्षेत्र ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। आपको बता दें, 1980 बैच के IAS अधिकारी लवासा पोल पैनल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ हैं। पूर्व वित्त सचिव लवासा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की लाइन में थे। 2021 में सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद उन्हीं की बारी थी, लेकिन समय से पहले ही उनकी इस पद से छुट्टी कर दी गई। अब लवासा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कब तक मिलता है, इस पर सभी की नजरें हैं। तो वहीं आज नजरें तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी थी। जी हां, आज पीएम मोदी ने स्किल इंडिया डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के युवाओं को संबोधित किया। क्या कुछ खास रहा पीएम के संबोधन में, देखिए इस रिपोर्ट। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी, जिसे लेकर कहा गया था ये योजना सरकार की गरीबों के खिलाफ एक लड़ाई है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत साल 2022 तक किसी कौशल में प्रशिक्षित करना है। आज इस अभियान ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को बदल दिया है। आज हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने ये भी कहा कि देश में अब श्रमिकों की मैपिंग का काम शुरू किया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। पीएम ने कहा, छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत में लोग पूछते हैं, आखिर आज के इस दौर में कैसे आगे चला जाए। इसका एक ही मंत्र है कि आप स्किल को मजबूत बनाएं। अब आपको हमेशा कोई नया हुनर सीखना होगा। पीएम ने कहा, हर सफल व्यक्ति को अपने स्किल को सुधारने का मौका चाहिए। अगर कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है। इसीलिए हर किसी को लगातार अपने स्किल में बदलाव करना होगा और यही समय की मांग भी है।
एक तरफ पीएम मोदी देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए माकूल माहौल नहीं बन पा रहा। वहीं बिहार में सियासी गतिविधियां तो जोरों पर हैं, लेकिन चुनाव के लिए स्वास्थ्य माहौल ठीक नहीं है। मरीजों के बढ़ते मामले भी सियासत को हवा दे रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सूबे की नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विपक्ष सुशासन बाबू को कोरोना रोकने में विफल बता रहा है। बिहार कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है बिहार में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सरकार सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर प्रभावितों के इलाज का दावा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल बैठकों के जरिए बच गए तो काम के, नहीं तो राम के तर्ज पर लड़ रहे हैं और सिर्फ उनकी नजर चुनाव पर है। कांग्रेस नेता ललन कुमार ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं उन्हें घर से अलग पृथक केंद्र में रखा जाए। अगर लोग घर में आइसोलेट किए जा रहे हैं तो इससे परिजनों और आसपास के लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ललन कुमार ने कहा, WHO से उलट बिहार सरकार लोगों की होम क्वारंटीन की सलाह देकर उनसे छुटकारा पाने की कवायद में जुटी है। कुमार कहते हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था देश के अन्य सभी राज्यों से फिसड्डी है। उन्होंने कहा, इस स्थिति में सरकार को राजधानी पटना में स्थित बिहार संग्रहालय भवन में पृथक केंद्र बनाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को सुरक्षित और इलाजरत रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आवास जब कोरोना से सुरक्षित नहीं रहा तो गाँव की स्थिति समझी जा सकती है। अब कांग्रेस के इन तल्ख तेवरों से बिहार सरकार कैसे खुद का बचाव करती है, ये देखना होगा। अब नीतीश सरकार स्वास्थ्य मुसीबत की चिंता कब दूर करती है ये तो पता नहीं, लेकिन आज CBSE ने उन छात्रों की चिंता जरूर कम की जो 10वीं के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, आज CBSE ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट का इंतजार करीब 18 लाख स्टूडेंट्स को था। तो कैसा रहा 10वीं के छात्रों का आज रिजल्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। CBSE के 10वीं के छात्रों के रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। CBSE ने कल ही जानकारी दी थी कि आज 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी कि CBSE 10th रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं की परीक्षा करीब 18 लाख बच्चों ने दी थी, लेकिन स्वास्थ्य परेशानी की वजह से देरी हुई। आपको बता दें कि 10वीं में 91.46% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। CBSE बोर्ड क्लास 10th दिल्ली जोन का रिजल्ट 85.86% रहा है। त्रिवेंद्रम, चेन्नई और बेंगलुरु टॉप 3 जोन में है, जहां सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। दिल्ली के CBSE 10वीं के छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर जारी किया गया है। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि CBSE 12वीं के छात्र जो असेसमेंट मार्क से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें बाद में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जबकि 10वीं के छात्रों का असेसमेंट से जारी किया गया रिजल्ट ही अंतिम रिजल्ट होगा। CBSE ने तो 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए आज रिजल्ट का ऐलान कर दिया। तो वहीं लद्दाख में कब चीन और भारत के बीच जारी तनाव खत्म होगा, इसका अब भी इंतजार है। इसी बीच दोनों देशों में वार्ता का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में अब दोनों देशों के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में भारत और चीन में चल रही तनातनी के बीच बातचीत भी जारी है। मंगलवार को भी अपने जवानों को पीछे हटाने को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। चर्चा लद्दाख के चुशूल में हो रही थी। ये इस स्तर की चौथी चर्चा थी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी और रात 2 बजे तक चली। अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथे चरण की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास भारी संख्या में हुए जमावड़े को हटाने के कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय पक्ष ने चीन से साफ साफ कहा कि 5 मई से पहले पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति थी वो बनी रहनी चाहिए। भारत ने पूर्व स्थिति बहाल करने पर जोर दिया। भारत की ओर से पूरे क्षेत्र में चीन के नए दावों को लेकर भी चिंताओं से अवगत कराया गया और पैंगोंग लेक समेत कई इलाकों से चीनी जवानों की तुरंत वापसी की मांग की गई। हालांकि बैठक की जानकारी के बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। इससे पहले 30 जून को हुई तीसरे दौर की वार्ता 12 घंटे तक चली थी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर वार्ता का पहला दौर 6 जून को हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने गतिरोध वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को उस समय स्थिति बिगड़ गई जब भारत और चीन के जवान आमने सामने आ गए। इन सब के बीच अब राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख जा रहे हैं। राजनाथ 2 दिवसीय दौरे पर LAC के हालात का जायजा लेंगे।
और बुलेटिन के आखिर में बात ऑटो सेक्टर की खस्ता हालत की। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले काफी महीनों से सुस्ती झेल रही है, जिसका हर सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर ऑटो सेक्टर तो पिछले साल से मंदी की चपेट में है और अब स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी ने ऑटोमोबाइल उद्योग का हाल और भी ज्यादा बेहाल कर दिया है, जिसका खुलासा हुआ है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताजा आंकड़ों से। रिपोर्ट में देखिए। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। हर सेक्टर पर पूर्णबंदी ने नकारात्मक असर डाला है। वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जी हां, मार्च के आखिरी हफ्ते से लागू पूर्णबंदी के कारण वाहनों की बिक्री पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत में ऑटोमोबाइल जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अप्रैल में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई थी। अब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के आंकड़े बता रहे हैं कि यह लगातार 9वीं तिमाही है जब वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित बाजार में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून में यात्री वाहनों की बिक्री 78.43% घटी है। वाहन उद्योग के संगठन सियाम ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 20 साल में उद्योग में मंदी का यह सबसे लंबा दौर है। सियाम के मुताबिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 84.81% की गिरावट आई है। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में गिरावट की ये लगातार 5वीं तिमाही रही है। इस सेगमेंट में भी पिछले 15 साल में इतनी लंबी सुस्ती कभी नहीं देखी गई। इससे पहले पिछले 20 साल के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट का सबसे लंबा सिलसिला 5 तिमाहियों का 2013 से 14 और 2014 से 15 के बीच और 2000 से 2001, 2001 से 2002 के बीच रहा था। सियाम के अध्यक्ष राजन वडेरा ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण वर्तमान में हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम पिछले साल से ही मांग की कमी का सामना कर रहे थे, लेकिन इस तिमाही में स्वास्थ्य मुसीबत के कारण कारोबार घटा है। ये वाहन उद्योग के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। इसलिए सरकार को वाहन क्षेत्र के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत है, जैसा कि सरकार ने पूर्व के समय में आई मंदी के समय में किया। साथ ही वाहन उद्योग के लिए जीएसटी में सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए 10% कमी करनी चाहिए। अब सरकार ऑटो सेक्टर की परेशानी दूर करने पर ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।